नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि दिसंबर 2024 में जो आपके सीटेट के पेपर होने वाले हैं उसमें एसएसटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। पहला कह रहा है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक बात है। जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और उसे लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये बात सही है। इसमें सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इसका जो ये तो सही है ही है। अब भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले जो है वयस्क मताधिकार की बात की गई। जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो वोट देने का अधिकार दिया गया। इसका जो ऑप्शन सही होगा इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं। इसके बाद जो है नहीं फैक्ट, इसका ए और बी दोनों सही है। इसका ए भी सही है और बी भी सही है। इसका ए और बी दोनों सही है। सार्वभौमिक मताधिकार जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं सभी को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो इसका ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, जब ग्रीनविच टाइम पर 11 बजे पूर्वाह्न बजे हैं तो 1 बजे पूर्वाह्न देशांतर पर कितने हो गए। देखो 11, 12, 1 कितने घंटे हो गए। 11, 12, 1। देखिए डिग्री में पूछ रहा है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 15 डिग्री में 4 गुणे 15 बराबर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट माने 1 आवर। 1 आवर में 15 मिनट तो 2 घंटे में कितना होगा। 30 आवर बराबर होगा 2 घंटा। 2 घंटे में 30 डिग्री, क्योंकि 11 के बाद चलिए 12, 1 यहाँ पे 2 घंटे हुए। 2 घंटे में कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो 20 वाला तो कभी नहीं होगा। 30 डिग्री पूर्व होगा या 30 डिग्री पश्चिम होगा। 30 डिग्री ये पश्चिम होगा, पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि ये 11 बजे पूर्वाह्न आगे है, 1 बजे पीछे है। ग्रीनविच लाइन से यहाँ पे ग्रीनविच लाइन है। ग्रीनविच लाइन से इधर की घड़ियां पीछे चलती हैं और इधर की घड़ियां आगे चलती हैं। तो इसका आएगा 30 डिग्री वेस्ट पश्चिम दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, 11 बजे पूर्वाह्न 9 बजे पूर्वाह्न 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर बजेंगे। आपको यहां पर फैक्ट भी मिला। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। थीमेटिक मतलब होता है जिसमें सड़क हो, ठीक है, रोड हो, रेल, ये सब थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। थीमेटिक मानचित्र में रोड हो, सड़क हो, रेल हो, ये सब थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। देखो भारत का सड़क मानचित्र सही है। भारत का पर्वत नहीं होगा। भारत के राज्यों के मानचित्र, गांव के खेतों के मानचित्र, ये सब जो है राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। ठीक है। पर्वत जो है भौतिकीय मानचित्र में आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। तो इसमें वो क्वेश्चन आपको यहां सही होगा फर्स्ट, क्योंकि यह भौतिकीय मानचित्र में आएगा और ये दोनों राजनीतिक मानचित्र में आएगा। किसी भी राज्य हो, किसी भी देश हो, किसी की गांव हो, उसकी जो लिमिट होती है, सीमा होती है, वो इसी में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और चयन कीजिए।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। 100% सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है सबसे अधिक हीट होती है, उष्मा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। इसके कारण ऐसा नहीं होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, चूंकि ये कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र में उष्माधिक होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा सिर पर एक बार दोपहर होता है, इसके कारण वो जो है अधिक हीट नहीं होती है, उष्मा। इसका आएगा बी ऑप्शन आएगा। ए और आर दोनों सही होंगे, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। इसके बारे में भी देखते हैं कुछ फैक्ट। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में 2 बार सिरों पर चमकता है, जिससे उस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन से कथन सही है, उसका चुनाव कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, देखो तो जो 21 जून को जो सबसे लंबा दिन होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। ये सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन नहीं होगा, बल्कि सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है, बड़ा दिन नहीं होता है। बड़ा तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत है। अगर ए निकाल देंगे, यहाँ पे देखिए ए और ए निकल गया, केवल सी बचेगा, बी और सी। तो बी और देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर दक्षिण गोलार्ध में दर तथा रात की अवधि समान होती है। ठीक है, इसका बी भी सही है और सी भी सही है। बी और सी का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है तथा 21 मार्च 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। उससे रिलेटेड फैक्ट है। आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल निर्माण, सेल चक्र, सेल परिवर्तन, सेल, इसे कहते हैं सेल चक्र। सेल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय सेल और कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल। सेल जो होते हैं, एक तो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, कायांतरित सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल प्राथमिक सेल होते हैं, इन्हें हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। जब आग्नेय सेल इस किसी भी तरह से लुढ़क कर, टूट कर, फूट कर परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे क्ले जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्ले जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें ऐसे चक्र को कहेंगे सेल चक्र। महासागरीय जल का लयबद्ध ऊपर दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है? ये सीधे सीधे ज्वार और भाटा की परिभाषा है। ज्वार और भाटा क्या होते हैं? वो तरंगे जिनमें दिन में 2 बार समुद्र का जल ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा कहलाता है। यह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा और अमावस्या के दिन सबसे छोटा होता है। तरंगे भी है, लेकिन सबसे यह ऊपरी भाग पर है। ज्वार भाटा ऊपरी, महासागरीय धाराएं और सुनामी। महासागरीय धाराएं समुद्र के निचली सतह पर चलती हैं, यह निचली सतह पर चलती है, यह निचली सतह पर चलती है। जबकि ये दोनों तरंगे क्या होती है? ये तीनों तरंगे समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे आपको जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन मिले। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका डाउन, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ये डाउन होते हैं, वेल्ड में ये होते हैं, और मध्य एशिया में स्टेपी नाम से जानते हैं। ये प्रेरीज जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, तो इसका सबसे सुटेबल होगा मध्य एशिया में स्टेपीज। मध्य एशिया में स्टेपीज का मतलब केवल तीसरा सही है, मध्य एशिया में स्टेपीज। मध्य एशिया में स्टेपीज होता है, प्रेरीज है लेकिन अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, और जबकि ये डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका केवल एक ही सही हुआ, जिसे हम कहते हैं मध्य एशिया में स्टेपीज। केवल तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से आप आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र में जल की कमी आती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंगे, तटीय क्षेत्र में जाती हुई विशालकाय तरंगे। सुनामी का संकेत होता है तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल। तटीय क्षेत्र में जल में कमी आना गलत है। तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई विशाल तरंगे होती हैं, उन्हीं का नाम है सुनामी। तटीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, उसी का नाम है सुनामी। सुनामी शब्द जापानी शब्द है, जो शब्द सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात विनाशकारी लहरें हैं, से मिलकर बना है। सुनामी आने का पहला संकेत तटीय क्षेत्रों में जल के कमी आना होता है। देखो यहाँ पे आंसर देखो इसका, तटीय क्षेत्रों में जल में कमी आना है। जल में तटीय क्षेत्रों में जल में कमी आना है। तटीय क्षेत्रों में जल में क्या होता है? कमी आता है। इसका आंसर सुधार लीजिए, क्योंकि ये तट यहाँ पे, तो जल जब पीछे की ओर खींचेगा, ठीक है ना, सुनामी क्या होता है, ये जल को पीछे की ओर खींचते हैं, तभी यहां से लहरें आगे की ओर बढ़ती हैं। तो इस आंसर को सुधार लीजिए, इसका आंसर होगा बी। यहां पे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव कहे जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? स्थल मंडल, माने स्थल होता है, जमीन होता है, जल मंडल जल होता है, वायुमंडल और जैवमंडल। सबसे बड़ा मंडल जो है जल मंडल होता है। सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल जल मंडल होता है, और जैव मंडल जो है सबसे छोटा मंडल होता है। सबसे छोटा मंडल जैव मंडल होता है। सबसे छोटा मंडल जैव मंडल होता है। सबसे छोटा मंडल जैव मंडल होता है। जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां पे जीव तक पाए जाने की संभावना होती है, जैव मंडल कहलाता है। तो वन्य जीव वनस्पति जहां हमें मिलते हैं, वनस्पति हैं, वन्य जीव हैं, इनको कहाँ जाते हैं? इनको हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को हम जैव मंडल कहा जाता है। यहीं पर प्राकृतिक वनस्पतियां और जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों जहां मिलती हैं, उसी का नाम है जैव मंडल, और यहीं पे जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन जो है, ये तीनों जो है जहां पे मिलती हैं, इसी को हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल में तीनों जो है आकृतियां मिलती हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है आपको मानसरोवर से होकर चीन से होती हुई
भारत में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। गंगा जो है भारत की, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यमुना, ठीक है, यमुना जो है हरियाणा से निकलती है, हरियाणा, दिल्ली, और इसके बाद जाकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। जो ठंडे रेगिस्तान से बहती है उस नदी का नाम है इंडस यानी सिंधु नदी। इसी के नाम पर, इंडस के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। इंडस के जो पूर्वी साइड में थे उन्हें हम इंडिया के नाम से जानेंगे और वहीं आज इंडिया भारत है। क्वेश्चन अगला है, नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध यानी प्राप्त है तथा मानव उपयोग हेतु उपलब्ध है, सही है। अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है, यह भी सही है, लेकिन इसके कारण उपयोगी है, इसके कारण 1% नहीं है, इसलिए इसका दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। इसका ए और बी दोनों सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं करेगा। अलवण जल जो है पीने योग्य है और इसका लगभग 1% होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का केवल 1% भाग पीने के मानवीय उपयोग हेतु उपयुक्त है। जो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान वस्तु है, अलवणी जल पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। मिल्पा, लौंग, रोका और चीरू, ठीक है। ऊपर दिए गए नाम किससे संबंधित? स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों से, ठीक है। ए दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों से, सही है ये। बी दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि और चावल, धान की प्रजाति नहीं, विलुप्त प्रजातियों केवल धान से लिए नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां। स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां, इसमें देखते हैं कि ये मिल्पा, लांग, रोका जो है कहाँ है, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों से संबंधित है। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। वही क्वेश्चन है ना, यहां पे मिल्पा, लदांग, रोका, चीरू, लोगन, एकालिक, मसोले और तावी आदि स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता की बात किसने कहा था? तो इसको कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त को 1947 को भारत के लाल किले से, भारत के लाल किले से उन्होंने एक नारा दिया था कि भारत अनेकता में भी एकता है, विविधता में भी एकता है। भारत में ढेर सारी विविधता है, फिर भी उस विविधता में क्या है? एकता है। ये बात जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? जो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें किसमें जो है भारत सरकार कानून नहीं बना सकती? देखिए, लिस्ट है, सूची है। सूची जो है एक तो केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है,
एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, और एक है अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास। अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास, संघ के पास, अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास। केंद्रीय सूची पर जो कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास यानी इस पे संसद कानून बनाती है। इस तरह से जो सेंट्रल लिस्ट पे है उस पे सेंट्रल भारत सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाती हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा जो है कहां पे है, समवर्ती सूची में है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती। देखो बैंकिंग, बैंकिंग पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, पुलिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संचार और मुद्रा इस पे को जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पुलिस। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, जिसमें राज्य सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। बैंकिंग, संचार, मुद्रा केंद्रीय सरकार के विषय में, जबकि पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक साथ, स्वच्छता, अस्पताल, सार्वजनिक व्यवस्था आदि राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची के विषय पुलिस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। ठीक है, यहाँ पे जो विषय दिए गए हैं वो बना सकते हैं। भारत में सरकार 3 स्तरों की सरकारें काम करती हैं। इसी सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। संघवाद का मतलब होता है भारत में 3 स्तर की सरकारें, एक तो लोकल गवर्नमेंट है, एक है स्टेट गवर्नमेंट है, और एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों सरकारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। भारत सरकार में 3 स्तर की सरकारें हैं। इनका नाम है फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद का मतलब ही है 3 स्तर की सरकारें। पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछता है। दादन व्यवस्था क्या है? बुनकर इकट्ठे होकर परंपरागत लाभ का काम आते हैं? नहीं। बुनकर सूत खरीदने अपना पैसा लगाते हैं? कभी नहीं। यहाँ पे कच्चे माल बुनकरों को देता है और तैयार माल लेता है, यह दादन व्यवस्था का। देखो दादन व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था थी, पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें व्यापारी जो है क्या करता था कि कच्चा माल बुनकर को देता था, अब बुनकर जो है तैयार माल जो है देता था। दादन व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। व्यापारी और बुनकर, व्यापारी और बुनकरों के बीच एक व्यवस्था है। व्यापारी और बुनकरों के बीच एक प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें क्या करता था, व्यापारी जो है कच्चा माल बुनकर को देता था, अब बुनकर जो है तैयार माल व्यापारियों को देता था। तो इसी व्यवस्था को हम दादन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। दादन व्यवस्था को ही अग्रिम व्यवस्था भी कहा जाता है। यह औपनिवेशिक शासन में प्रचलित थी। इसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल और उससे तैयार माल प्राप्त करता था। देखिए निम्नलिखित में किन कारणों से ग्रामीण परिवारों के लोग विशेष मौसम में पलायन करते थे? ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे होते थे, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवार होते थे जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे थे। गलत है, ये गलत है। खेतिहर मजदूर कमाई के लिए दूसरी खेतों पर निर्भर रहते थे, ठीक है। और चाल के हक समय उन्हें काम नहीं मिलता था,
यानी दे कैन नॉट बी फाइंड आउट वर्कड एट ऑल टाइम, वो कभी हाँ ऑल टाइम काम नहीं बोलते थे। खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते थे। ठीक है, इसका होगा बी, सी और डी। बी सी डी का मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बी, सी और डी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों पर व्यापार पर इन्हें थोड़ी ना पलायित करते हैं मौसम के उनकी तो अपनी परमानेंट है, उनकी अपनी भूमि है, अपनी काम करते हैं, ये परमानेंट होते हैं। अब पलायन वाले समय के अनुसार ग्रामीण परिवारों के साथ पलायन करते थे, जिसमें ये व्यवस्था पहली वाली नहीं थी, बाकी सब थी। ग्रामीण पलायन, पलायन अर्थव्यवस्था से जुड़ी जिसमें एक विशेष मौसम में रोजगार न मिलने के कारण जनसंख्या का पलायन होता है, क्योंकि खेतीहर मजदूर दूसरों की जमीन पर निर्भर रहते थे। खेतीहर मजदूर और उन्हें काम के बदले पैसा कम मिलता था और उन्हें साल भर रोजगार नहीं मिलता। इसका जो है आपको खत्म हो गए क्वेश्चन। इस तरह से हम लोगों ने जो आज देखा क्वेश्चन, वो एसएसटी के क्वेश्चन है, काफी अच्छे हैं, इससे आपको फायदा मिल सकता है। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।